हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। नहीं किया है शेयर तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि सारे वीडियोस आपको समय पर टाइम पर मिलते रहें। हम क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी कर रहे हैं और पूरे साल आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट पढ़ाएंगे और आपके बोर्ड्स, आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये पढ़िए स्कूल के सारा कंटेंट। और ये मत समझिएगा कि स्कूल लेवल की पढ़ाई हो रही तो कंपटीशन में काम नहीं आएगी, कंपटीशन में भी बहुत काम आएगी, हम आपको करा रहे हैं। फिलहाल क्लास 11th की फिजिक्स चल रही है। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट हुआ है लास्ट लेक्चर में। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन की स्टडी पढ़ना। तो हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो मोशन इन 1D से कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन से बातें स्टार्ट की जा रही हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन से बातें स्टार्ट की जा रही हैं, विशेष ध्यान रखें। आज का एजेंडा क्या है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझना। What is average speed and what is average velocity? स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस यानी पाथ की जरूरत पड़ती है और वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट यानी लीनियर सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत में थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखें, फिर एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड्स पर आएंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इतनी दूर जाता है, इसे कह देते हैं 200 मीटर्स की ये लेंथ है। चिंटू नाम का लड़का है, ये इस दिशा में चल रहा है, चलते चलते यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद जब वो वापस आया तो फिर चिंटू वहीं पहुंच गया, यानी ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन से ही ये लास्ट थर्ड पोजीशन पे वापस आ गया। ठीक, आपसे पूछा जाए कि कितनी डिस्टेंस भाई साहब ने चली और कितनी डिस्प्लेसमेंट भाई साहब ने चली, तो आप देखें डिस्टेंस कैसे लिखेंगे। पाथ ये रोड नहीं है, पाथ को तो आपको इस तरह समझना चाहिए कि पाथ का मतलब है जिस रास्ते पे चल के गया वो पाथ, और जिस रास्ते से चल के आया वो भी पाथ, यानी 200 मीटर्स आगे जाना और 200 मीटर्स वापस आना। तो आपको ये बात नजर आएगी कि ये पार्टिकल, ये बॉय 200 मीटर्स आगे और 200 मीटर्स वापस पीछे चल के आया है, तो टोटल लंबाई जो पाथ की हो गई वो 400 मीटर्स हो गई। पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होती है। फाइनली लड़का यहां पर आकर खड़ा हो गया और इनिशियली लड़का भी यहीं खड़ा था, इसी लोकेशन पर था, तो इस एक्स एक्सिस में देखें तो किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर्स। किसी कीमत पर कोई डिस्प्लेसमेंट पाया नहीं गया क्योंकि पार्टिकल जहां से चला वहीं वापस आ गया। बड़ी अच्छी बात। एक सवाल और देखिए, ये पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं कह देता हूं कि 40 मीटर्स राइटवर्ड्स चलता है, एंड देन उसके परपेंडिकुलर ऐसे चल रहा है और ये परपेंडिकुलर चल रहा है 30 मीटर्स। तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दीजिए। आप देखें, डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मिलाने पर ही प्राप्त होगी। तो ये येलो वाली जो है, ये अगर तुम पाइथागोरस लगाओगे तो तुम पाओगे कि ये चीज 50 मीटर्स आ रही है। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बिकम्स 50। अच्छा, अगर तुमसे कहा जाए कि डिस्टेंस कितनी है ये बताओ, मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, 9th क्लास की चीजें बता रहा हूँ पहले, उसके बाद धीमे धीमे आगे आएंगे। कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। आप डिस्टेंस को देखें, ओरिजिनल पाथ ये और ये है, यानी पहले वो 40 मीटर्स गया, फिर वो 30 मीटर्स गया, एंड यू सी कि ये
मिला जुलाकर 70 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पर येलो वाली डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी 50 मीटर से डायरेक्टली आपको नजर आ रही है। अच्छा, और बताइए, और देखिए ये बेटा, अब मैं इसमें क्वाड्रेंट्स बनाने की कोशिश करता हूं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? सर्कल के 4 बराबर टुकड़े। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कर लिए, 4 टुकड़े कर लिए। इस पॉइंट को जो यहां बनाया जा रहा है इसे आप A बोल दीजिए, जो यहां बनाया जा रहा है इसे आप B बोल दीजिए, जो यहां बनाया जा रहा है इसे आप C बोल दीजिए, जो यहां बनाया जा रहा है उसे आप D बोल दीजिए, जो रेडियस है सर्कल की इसे आप R बोल दीजिए, और रेडियस तो हमेशा ही बराबर रहेगी। पार्टिकल A से स्टार्ट करता है, B तक जाता है, फिर B से और फर्दर आगे चलता है, C तक जाता है, C से और आगे चलता है, D तक आता है, D से और आगे चलता है, A तक आता है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स आपसे पूछे जाएंगे कि किस पार्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस पार्टिकल ने चला। जब पार्टिकल A से B तक गया, इस समय पे क्या इसने डिस्टेंस चली और क्या इसने डिस्प्लेसमेंट चली, ये दो चीजें बतानी। फिर देखिए A से ये चलते चलते C तक आ गया होगा, तो आपसे A से C तक में भी डिस्टेंस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा। बताइए क्या है ये? इसके अलावा ये कहेगा कि A से ये चलकर D पर आ गया, ये 3 क्वाड्रेंट्स घूम लिया, और ये 3 क्वाड्रेंट घूमने का मतलब ये पूछ रहा है कि बताइए कि डिस्टेंस क्या चली इसने और डिस्प्लेसमेंट कितनी चली। इसी प्रकार से A से चलता चलता पार्टिकल वापस एक सर्कल कंप्लीट करके वापस A पर आएगा और पूछा जाएगा कि कितना इसने डिस्टेंस चला और कितना इसने डिस्प्लेसमेंट चला। आपके सामने ये क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत करते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले A to B वाले पार्ट में चलते हैं। पार्टिकल A to B जाने में आप देखें तो इस पेरीफेरी पे गया। ये जो पेरीफेरी है सर्कमफेरेंस है, उस सर्कमफेरेंस को देखिए कि क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल की सर्कमफेरेंस है, यानी 1/4 ऑफ द टोटल सर्कमफेरेंस। तो आप देखें व्हाट इज द टोटल सर्कमफेरेंस, आप कहेंगे 2 पाई r, और मैं इसका अगर 1/4 कर दूं तो ये पाई r/2 आएगी डिस्टेंस। टोटल सर्कल 2 पाई r, उसका 1/4। डिस्प्लेसमेंट देखें तो दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा इस तरह मिलता है कि आपको इनिशियल से फाइनल लोकेशन को जोड़ देना चाहिए। आप देखें ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, और क्योंकि रेडियस कभी बदलती नहीं है, 90 डिग्री पे दिखाई दे रही है, तो अगर आप पाइथागोरस इसमें अप्लाई करेंगे r² + r² का रूट, तो वो √2r बनने वाला है, √2r। इफ यू एड दीस टू, पाइथागोरस लगाइए, r² + r² gives √2r। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गए। अब आप देखें A से C तक, यानी पार्टिकल A से चला और चलते चलते C पर आ गया, C पर आ गया। तो ये पहले क्वाड्रेंट चला, फिर और क्वाड्रेंट चला, यानी कि आधा सर्कमफेरेंस चला। आधा सर्कमफेरेंस चला तो पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई r, आधा सर्कमफेरेंस 2 पाई r/2, यानी कि पाई r। डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें, इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट बच्चा, तो A से C ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। आपको वो डायमीटर के बराबर दिखाई दे रही है, तो डिस्प्लेसमेंट 2r आती है। इसी तरह देखें, वो A से चलता है, C तक जाता है, C से और आगे चलता है और D तक आ जाता है। तो आप देखिए एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट, 1, 2 और 3, 3 क्वाड्रेंट्स चल लिया, तो यानी कि डिस्टेंस जो चला है वो 3 क्वाड्रेंट चला है। टोटल जो सर्कमफेरेंस होती है वो 2 पाई r होती है। अब इस 2 पाई r के 4 टुकड़े हमने बनाए थे, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट, उसमें से कितना चल लिया? 3 चल लिया, यानी 3/4 ऑफ 2 पाई r चल लिया भाई साहब। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करोगे तो आपको इनिशियल A है और फाइनल D है, मिला दीजिए। आपको तो देखा देखा लग रहा है कि सर ये भी R है और सर ये भी R है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो पाइथागोरस के हिसाब से जो ग्रीन वाली लाइन है वो अगेन √2r बनने वाली है। तो जवाब है हाँ, √2r बनने वाली है। ध्यान दीजिएगा, मैं डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स दिखा रहा हूँ। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, A से लेके A तक,
पूरा सर्कल कंप्लीट यानी पूरी सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई r। डिस्प्लेसमेंट की बातें करें तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 क्योंकि जहां से चले वहीं वापस आ गए, तो लौट के बुद्धू घर को आए, 0 डिस्प्लेसमेंट पाए। क्लियर है मेरी बात? लॉजिकली समझ पाए हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ देखो आप देखें ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, आप देखें ये वेस्ट डायरेक्शन है, आप देखें ये साउथ डायरेक्शन है, ये वर्टिकली अपवर्ड है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्लियर है मेरी बात? ये 3D में आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में NEW ऐसे और वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे। अच्छा, पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल पहले तो इधर चलता है 4 मीटर, फिर चलता है नॉर्थ की तरफ। मैं लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन बना देता हूं आपके लिए। अब वो है 4 meters due east, then 4 meters due north, then 4 meters due west, and then 4 meters due north again। इसके बाद कह रहा है then 4 meters vertically upwards, ऊपर की तरफ। फाइंड दो बातें, पहली कि डिस्टेंस क्या है और दूसरी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये दो बातें पता करते हैं। तो आओ करें, क्या परेशानी? चलो काम की बातें करते हैं। कह रहा है कि पहले 4 मीटर ईस्ट में चला, ईस्ट में चला इसको 4 मीटर, उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ में चला, इसको चलाओ 4 मीटर नॉर्थ में, और नॉर्थ के पैरेलल लाइन बनाओ ताकि क्योंकि नॉर्थ में चलाना है। फिर कह रहा है 4 मीटर वेस्ट में चला, यहां से 4 मीटर वेस्ट का मतलब यहां पहुंचना। एंड इफ यू सी द पैरेललोग्राम, तो ये वापस से आ गया अपने एक्सिस पे। अच्छा, यानी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ नॉर्थ में रहा, जवाब है। इसके बाद 4 मीटर दोबारा से नॉर्थ में, तो भाई साहब 4 मीटर यहां से दोबारा नॉर्थ में, यहां से 4 मीटर दोबारा नॉर्थ में, ऐसा हो गया। अब कह रहा है कि 4 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, तो यानी अब 4 मीटर ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। तो आप अगर डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस तो बड़ी आसान है। डिस्टेंस देखें 4 4 4 4 4, तो 4 8 12 16 20, तो आपकी डिस्टेंस जो है वो निकल के आती है 20 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करें, आप देखिए बेटा कि पहले ये पार्टिकल ईस्ट में गया है, बीच वाली जर्नी को भूलें, ये वापस वेस्ट में आया है। 4 ईस्ट में गया, 4 वेस्ट में गया, तो आप ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से देखें तो 4 आगे जाना और वापस से 4 पीछे आना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट में इनका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अब आप देखें कि ये 4 और ये 4 नॉर्थ की दिशा में है, तो इस प्रकार से मेरे पास 4 4 8 मीटर्स नॉर्थ की डायरेक्शन रह जाएगी। और वर्टिकली कितना चला गया ऊपर? वर्टिकली शायद चला गया 4 मीटर्स ऊपर। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन होती हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होती हैं? जवाब है हाँ। तो अब ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो d नेट है। देखो नॉर्थ की डायरेक्शन में 8 मीटर चला और फिर वर्टिकल चल दिया 4 मीटर, तो लॉजिकली इन दोनों को जोड़ने से ही रिजल्टेंट आएगा। तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करूं, क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका हमने सीखा था, वेक्टर्स के लेक्चर्स देख लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस बिकम्स 16 एंड दिस बिकम्स 64, और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि शायद ये 80 बन रहा है। तो रूट 80 मीटर्स ये हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो हम लिख देते हैं कि हमारा आंसर है रूट
80 मीटर्स। आई होप ये बात समझ आई हो, कोई परेशानी तो नहीं? जवाब है नहीं। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी बहुत कहानी। आइए भाई स्पीड की चर्चा करते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इसी का डिस्कशन था। तो जो बातें मैं आपको अभी इस लेक्चर में स्पीड पर बोलूंगा, तो स्पीड पर जब मैं बात करूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, और इसी की जगह पे अगर मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं तो सेम बातें, तो वेलोसिटी बोलते समय आप ये समझते कि मेरे डिस्टेंस बोलने से मतलब होता कि मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं। स्पीड का मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो कांस्टेंट स्पीड कैसी स्पीड होती है? तो दुनिया जानती है कांस्टेंट स्पीड वो स्पीड है जो समय के साथ ना बदले, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी जितना जितना समय आपको दिया गया उसमें हर बराबर टुकड़े पर समय के बराबर इंटरवल में बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रैवल की गई। यानी कि अगर पहले 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया गया तो बाद वाले 1 सेकंड में भी 2 ही मीटर ट्रैवल किया जाएगा, बाद वाले 1 सेकंड में भी 2 ही मीटर ट्रैवल किया जाएगा, उसके बाद वाले 1 सेकंड में भी 2 ही मीटर ट्रैवल किया जाएगा एंड सो ऑन। और ये जो चेंज है ये कभी बदल नहीं रहा पोजीशन का। तो 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, तो 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड हो गई। और हम कहेंगे कि ये समय के साथ बदल नहीं रही। तो स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे वो स्पीड कांस्टेंट है। हालांकि हमारी डेली लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ दिखाई नहीं देता, देना भी नहीं चाहिए, कौन चलता है, रुकते तो सभी। एवरेज की अगर मैं आज चर्चा करूं तो एवरेज का मतलब होता है V average इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, उसके बाद अपॉन टोटल टाइम। विशेष ध्यान रखिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये। और फिर मैं आपको एक बात बोलता हूं जो हमेशा बच्चों को बोलता हूं, बच्चे मानते नहीं, इसमें बहुत गलतियां करते हैं। इसके क्वेश्चंस फॉर्मूला से लगेंगे। अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं, कंप्लेन भी करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के सवाल हमेशा गलत होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ नहीं आते। कारण ये है कि वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ फिट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए, जब भी कभी आपसे एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बातें पूछी जाएं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम काम करता है, इसके अलावा कभी भी कोई चीज काम नहीं करती। अच्छा, कैसे समझे? जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग इन कानपुर और आपको जाना है दिल्ली। मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है राउंड ऑफ करके लिख लें कुछ अप्रोक्सीमेशन में, तो 400 किलोमीटर्स है और आपको जाने में लेट्स सपोज 10 आवर्स का टाइम लगता है। 10 आवर्स इसलिए कि जल्दी से कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि आपने जो स्पीड मेंटेन की वो कितनी की, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये जीरो कट गए, आंसर आया 40 किलोमीटर पर आवर। पर जो 40 किलोमीटर पर आवर की एक पर्टिकुलर स्पीड आपने निकाल के बताई कि आपकी गाड़ी, अगर आप ट्रेन से जा रहे थे तो आपकी ट्रेन, आप अगर बाइक से जा रहे थे आपकी बाइक, आप कार से जा रहे थे तो आपकी कार, या फ्लाइट से जा रहे थे तो आपकी फ्लाइट, क्या सेम स्पीड से चलती रही? कभी रुकी होगी, धीमे चली होगी, बहुत तेज चली होगी, सिग्नल नहीं मिला होगा, वेट करना पड़ा होगा, बहुत सारी बातें रहती हैं बीच में। लेकिन आपकी वो ओरिजिनल स्पीड्स जिनसे आप ट्रेवल कर रहे थे, एवरेज स्पीड उसकी चर्चा नहीं करता है। क्लियर है मेरी बात? एवरेज स्पीड आपकी ओरिजिनल स्पीड्स की चर्चा नहीं करता, जबकि ये जानने की कोशिश करता है कि आप
ओवरऑल कितना लेट या कितनी जल्दी आ गए थे। आपने पूरी जर्नी में एक क्या स्पीड मेंटेन करी, एवरेज बताइए इसका। तो ये इसी तरह है, इसका बड़ा अच्छा लॉजिक है। मान लीजिए दिल्ली में आपका कोई इंतजार कर रहा है और आप 10 घंटे में पहुंचे, आपने कहा मेरी गाड़ी 100 पे चल रही थी, तो उसने कहा यार 4 घंटे में पहुंच जाना चाहिए, 10 घंटे में आए। तो तुम कहोगे क्या मेरी गाड़ी आउटर पे रुक गई थी, गाड़ी परेशान हो गई थी, इंजन खराब हो गया था। ओवरऑल तो स्लो हो गए। ओवरऑल आपकी क्या स्पीड बन रही है कि आप कितनी जल्दी कितनी देर से पहुंचेंगे, वो एवरेज स्पीड से ही मालूम चलता है। अच्छा, एवरेज अगर मैं वेलोसिटी लिखता तो वेलोसिटी लिखते समय ये जो डिस्टेंस लिखी हुई है इसे मैं डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देता, तो ये स्पीड नहीं बचती, तो फिर ये क्या बन जाती, वेलोसिटी बन जाती। क्लियर है मेरी बात? हाँ बिल्कुल सही बात। अच्छा, और देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है बताता हूं। v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा टाइम। कितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया। पर बात ये है कि सर ये तो एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस का है। इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड बताना, यानी पार्टिकल की किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर 5:03 पर एग्जैक्ट टाइम पर क्या वेलोसिटी थी ये बताना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर बताना है। या तो तुमने डेल्टा टी लिखा है और डेल्टा टी का मतलब 2 सेकंड का टाइम इंटरवल हो सकता है, 15 सेकंड का टाइम इंटरवल हो सकता है, तो इंस्टेंटेनियस कहां होगा मैं बताता हूं। मान लो कि ये जो डेल्टा टी है, टाइम इंटरवल जो तुम ले रहे हो वो 0.01 सेकंड का होता, तो क्या टाइम इंटरवल इतना बड़ा है जो तुम्हें महसूस हो पाता? बिल्कुल नहीं, ये इतना नन्हा टाइम है कि कब बीत जाता है हमें मालूम नहीं चलता। बहुत छोटा टाइम पीरियड। इफ आई रिड्यूस दिस टाइम पीरियड, रिड्यूस और शॉर्टन, छोटा करते चाहे, दूसरे शब्दों में कह देंगे टेंड्स टू 0 कर दें, टेंड्स टू 0। ये टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है? 0 कर देने का मतलब है कि 0 नहीं कर दिया, डू नॉट थिंक इसे 0 बना दिया, हमने इसे 0 के नजदीक ला दिया, बहुत छोटा बना दिया। इफ द टाइम पीरियड श्रिंक्स, बहुत छोटा टाइम पीरियड हो जाता है, तो हम कहने लग जाते हैं कि उस टाइम को हम नाप ही नहीं पाएंगे, उतना नन्हा सा टाइम हम नहीं नाप सकते, तो हम कहेंगे कि यार इंस्टेंटेनियस ही तो है। 13 सेकंड के बाद 0.001 सेकंड बीते, कितना टाइम बीता? कुछ नहीं, वो 13 सेकंड का इंस्टेंट चल रहा है, ऐसा मान के चल सकते हैं। इसलिए इसमें कंडीशन मैथमेटिकल लिख दी जाती है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं ताकि याद रहे कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0। याद कर लो डिफरेंशिएशन। इसी तरह से चीजों को एवरेज से इंस्टेंटेनियस बनाया गया था। ये लिमिट का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही आपने इसे लगाया आप तुरंत चीखे कि मजा आ गई सर, मजा आ गई, आपने तो इसे इंस्टेंटेनियस बना दिया। ये जब इंस्टेंटेनियस बन जाएगा, जब ये इंस्टेंटेनियस बन जाएगा तो v इंस्टेंटेनियस को आप याद करिए कि जब डेल्टा x बाय डेल्टा t, यानी डेल्टा वाला जो टर्म है, जो डिफरेंस बता रहा है, इस लिमिट के साथ डेल्टा ना लिख के क्या लिखा जाता है? d dx बाय dt। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो गई, समय के साथ नहीं बदल रही, फिर तुम कहने लग जाओगे कि कांस्टेंट स्पीड भी कांस्टेंट हो गई, समय के साथ नहीं बदल रही। मतलब कांस्टेंट स्पीड का केस अगर ले रहे हैं, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, तो इसका मतलब जो एवरेज स्पीड है वो बिल्कुल सेम। क्लियर है मेरी बात? कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं। एवरेज स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इफ आई डिस्कस द टर्म डिस्प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस, तो मैं स्पीड ना बोलकर वेलोसिटी बोलने लग जाऊंगा। बाकी कहानी सेम है। हाँ, ये बात सच है कि स्पीड 0 नहीं हो सकती और वेलोसिटी 0 हो सकती है। अच्छा, क्या केस है और देखिए। मान लो कि कोई एक स्टेशन है A और कोई एक स्टेशन है B, और यहां पे एक लड़का खड़ा है, इसका नाम है बुल्लू। अब ये बुल्लू भाई साहब जो हैं, ये A से जाते हैं B की तरफ, और साहब B से आते हैं वापस A की तरफ। और आपको ऐसा फीलिंग आती है कि सर जी ये 100 किलोमीटर का स्टेशन था और ये भी 100 किलोमीटर की दूरी थी दोनों स्टेशन के बीच की,
और अगर इन गुल्लू भाई साहब की या गुल्लू भाई साहब की ट्रेन की या कार की व्हाटएवर जिससे भी ये जा रहे हैं उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहती है, ठीक है ना, और आते बारी में जो गुल्लू भाई साहब हैं, कपड़े चेंज कर लिए, येलो से व्हाइट हो गई है, इनकी स्पीड लेट से 60 किलोमीटर पर आवर रहती है, तो बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आइए देखिए, सबसे पहली चीज है एवरेज वेलोसिटी। मैं कहता हूं एवरेज वेलोसिटी का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गौर से देखो, गुल्लू हमारा ए से बी जाता है, बी से वापस ए आता है, और अगर ऐसा होता है तो इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट कितनी, मतलब गुल्लू भाई साहब की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, जहां से चला वहीं वापस। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चा 0 है तो टाइम कुछ भी लग जाए क्या ही फर्क पड़ जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आती है। लेकिन अगर मैं एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करूं तो आपको मालूम चलेगा टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की बात हो रही है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई, 100 आगे गया 100 पीछे आया, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 200 हो जाएगा। टाइम तो सर पूरी जर्नी में कहीं दिया ही नहीं, निकालेंगे कैसे? निकालने का सिंपल तरीका, t1 जाती बारी का समय, t2 आती बारी का समय, तो टाइम की जगह हम लिख लेंगे बच्चों t1 प्लस t2, जाने और आने का समय जोड़ेंगे तो टोटल टाइम आएगा। जाने जाने में अगर हम देखें तो टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यूनिट्स मैच करेंगे किलोमीटर पर आवर में, इसलिए लिख दे रहे हैं, ये गया और आंसर आया 2.5 आवर। आती बारी में 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 which comes out to be 10/6 आवर। आप देखें कि t1 t2 की वैल्यूज हमें मिल गई हैं, हम 200 ऊपर डाल देते हैं, नीचे देखेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 5/2 प्लस 10/6, ये आया। अब इसमें से अगर तुम एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो पाओगे कि नीचे एलसीएम आ रहा है 6, तो ये आएगा 3, 3 5 15 प्लस 10 और ये चला गया ऊपर, तो हमारे पास आंसर आया 200 into 6 divided by 25। 25 4s are 100 and 100 को डबल करेंगे तो 200 तो 8 आ गया, this becomes 48 मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सारी यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में थी। दिस इज वन ऑफ द बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ एवरेज स्पीड। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल है, आप अपनी किताबों में, अपनी शीट्स में, सब में मिल जाएगा। आप कोई भी अच्छी सी किताब उठा लीजिए बोर्ड्स की, उसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। इस तरह ये सवाल लगाया जाता है। तो जब टाइम ना दिया हो तो जर्नी को तोड़ लीजिए, हर सेगमेंट में टाइम निकालिए, हर सेगमेंट में टाइम निकालिए और उसके बाद उसे सॉल्व कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस लिखिए, टोटल टाइम लिखिए और आंसर निकाल लीजिए, बड़ा आसान। तो ये कॉन्सेप्ट जो थे आज के, वो थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट्स आज खत्म होते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट तो इतना ही है कि एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है। इसके बाद इनसे बनने वाले अच्छी प्रॉब्लम्स जो आपके कंपटीशन में भी बहुत काम आएंगे और आपके बोर्ड्स में तो 110% बहुत काम आने वाले हैं। तो हम वो काम अगले लेक्चर में करेंगे, यानी कि कंपटीशन को और बोर्ड्स को साथ में लेकर अगले लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के करने वाले हैं। थोड़ा डिफरेंशिएशन का ट्विस्ट लेकर आएंगे काइनेमेटिक्स में और उसके बाद प्रोसीड करेंगे चैप्टर को। फिलहाल आपको धन्यवाद बोलने का समय है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मत भूलिएगा, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, पूरे साल पढ़ाएंगे। कहां पढ़ाएंगे? आरटी एकेडमी पर। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आराम से मिलते रहेंगे। थैंक यू।